अब हम जितना पढ़ा दिए हैं एक बार उसका हम लोग रिवीजन कर लें, क्योंकि कल इसका टेस्ट होने वाला है। कल बोले हैं ना कि एक पार्ट में टेस्ट लेंगे और उसमें जो है आपको एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इतिहास के भी एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक पार्ट का सब्जेक्टिव, दोनों में से रहेगा। यानी दोनों का हम टेस्ट ले लेंगे 50-50 नंबर का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 50 में जिसका 45 से कम आ गया उसका खैरियत नहीं है। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का? ऑब्जेक्टिव आपको वही समथिंग 20 नंबर का और 30 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। हाँ, हम कहीं से देंगे ना, बस 20 का ऑब्जेक्टिव देंगे। खूब करेंगे तब 5 को बढ़ा सकते हैं, नहीं वो नहीं बढ़ाएंगे, 20 से 21-22 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्योंकि एक पार्ट का तो ले रहे हैं, एक पार्ट का ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पार्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और इतिहास में भी एक पार्ट का सब्जेक्टिव, कोई दिक्कत? चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। हम लोग प्रकाश में एक पीडीएफ पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, जो फिगर के साथ में आप लोग को बतलाए थे कि प्रकाश क्या है। तो बतलाया था कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति क्या करते हैं, या किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ये नहीं था जी। आइए देखते हैं प्रकाश का परिभाषा भी देख लेते हैं। ये सारे चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, बस आज रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग से, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती, हमें कोई वस्तु दिखाई, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मान लिया जाए कि कलम है और ये सारे बत्ती को बुझा दे, सभी गेट को बंद कर दे, तो क्या यहाँ पर अंधेरा होगा कि नहीं होगा? तो जब अंधेरा होगा तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर हम टॉर्च बारेंगे तब तो हमको दिखाई देगा कि हाँ यहाँ एक कलम है ना जी। और जब तक टॉर्च नहीं बारेंगे, कोई बत्ती नहीं जलाएंगे, प्रकाश नहीं मिलेगा, तो क्या हमको ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एक के कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? आया बात समझ में नो? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बतलाइए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकले, जिस वस्तु से क्या निकले, से प्रकाश स्रोत कहते हैं। टॉर्च से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? ये विद्युत बल्ब जल रहा है, प्रकाश निकलता है। दीप यानी कि दीपक जो हम लोग जलाते हैं, प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती जलाते हैं, प्रकाश निकलता है। सूर्य जो है प्रकाश देता है। ये सब क्या कहलाएंगे? प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बोले, दिमाग में घुस रहा है ना? प्रकाश क्या? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अगर पूछे प्रकाश स्रोत क्या है, नहीं जी, तो जिससे हम लोगों को प्रकाश मिलता है उसी को ना प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, दीपक हो गया, इत्यादि हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप और कंची लालटेन, ठीक है ना। अब चलिए इसमें दो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होते हैं। तो क्या होता है? 3 × 10 के पावर मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है। और सबसे ज्यादा चाल कहाँ होता है? निर्वात। निर्वात के मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है जी? अच्छा, प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश से वो क्या है? प्रकाश से वो क्या है? बोलिए, इतना समझ में आ गया नो? चलिए फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब जब हम लोग प्रकाश पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए? लेकिन जब प्रकाश होता होगा तो कोई वस्तु दिखाई देता होगा, कोई वस्तु तो दिखाई देता होगा जरूर। तो उस अवस्था में हम पढ़ेंगे कि ये वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। केमिस्ट्री वाला वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, ये फिजिक्स वाली वस्तु की बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है? आप लोग बुक में पढ़े होंगे ये वाला टॉपिक, द्वित्व पढ़े होंगे। अब एक क्या पढ़े होंगे? और द्वित्व पढ़े होंगे, यही नहीं पढ़े जी। तो याद रखिएगा,
दीप्त को हम लोग प्रदीप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त को जो है हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। बोलिए अब तो समझ में आ जाएगा। देखिए बोर्ड में क्या करता है ना, क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देता है। आप बताइए कि याद के लिए रहिएगा कि दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। एग्जाम में गया तो पता चला कि दे दिया प्रदीप और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो अगर आप इस भाषा को नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन में छूट के नहीं जाएगा। तो समझ लीजिए दीप्त माने प्रदीप्त, अदीप्त माने अप्रदीप्त। याद हो गया नो, दीप्त का मतलब प्रदीप्त, अदीप्त का मतलब अप्रदीप्त। अब दीप्त वस्तु में किसे कहते हैं? तो वे वस्तु में जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे वस्तु में जो स्वयं क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बात समझ में आ रहा है नो। जैसे कि देखिए सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई, ये सब क्या कहलाएंगे? दीप्त कहिए या फिर प्रदीप्त कहिए, कौन दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दीप्त का मतलब होता है जौन स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, स्वयं क्या करे, वो क्या के कहेंगे? दीप्त वस्तु। जैसे कि सूर्य हो गया, आपको जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ विद्युत। लेकिन अब हम बात करें कि अप्रदीप्त, यानी एक अर्थ हुआ अदीप्त। क्या हुआ? यानी कि अदीप्त किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे पुस्तक, जब तक उस पर प्रकाश नहीं देंगे तब तक पुस्तक या कलम या कोई पत्थर दिखाई देगा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। टेबल, ये जो है अदीप्त वस्तु है। कौन वस्तु है? क्योंकि जब तक उस पर प्रकाश नहीं देगा तब पता नहीं चलेगा कि टेबल है कि कुर्सी है कि चौकी है। पता चलेगा? नहीं चलेगा। ये तो प्रकाश नहीं देता है। सूर्य तो प्रकाश देता है, बल्ब तो प्रकाश देता है, जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश देता है, टॉर्च प्रकाश देता है, तो ओकरा के कहेंगे दीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? आज और प्रकाश नहीं दे ओकरा के कहेंगे अदीप्त वस्तु। बोलिए 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। बोलो क्लियर हो गया ना। चलिए ये सारे बेसिक चीज समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए, अब हम जानेंगे कि प्रकाश के किरण क्या है। क्या चीज की? तो यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि किरण क्या है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रकाश के किरण क्या है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि किरण क्या है। तो देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। आप एक रेखा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, या सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। कई तरीका से परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। या सरल परिपथ पर गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण हमेशा जब भी जाएगा तो सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप टॉर्च का फोकस करेंगे तो सीधा ही नहीं जाएगा। सूर्य की प्रकाश जब देखिएगा सुबह होता है तो घर में जो वेंटिलेटर वगैरह या खिड़की वगैरह जो होता है तो देखिएगा उसका प्रकाश एकदम सीधा जाता है, आगे टेढ़ जाता है, नहीं जाता है, सीधा जाता है। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन प्रकाश की किरण तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ेंगे प्रकाश के किरण पुंज क्या है। प्रकाश के किरण, तो यहाँ पर आपसे जो प्रकाश पुंज भी पूछ सकता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, या किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या क्या कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश की किरण पुंज क्या, तो किरणों के समूह को प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इससे भी सीधा सीधी बोल दीजिएगा, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। नहीं बोल सकते हैं? या प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बोल सकते हैं ना। तो किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए
अब आप लोग पढ़े होंगे ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं बताइए। कितने प्रकार के? देखिए बुआ यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रकाश की किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार की होती है। ये आप पूछा जाएगा कि प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो कै गो? 3 गो। पहले होता है अपसारी, दूसर का समांतर, तीसर का अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अब वो देखो यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज है? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बताओ अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के क्या करती है, मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, ओकरा के अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कौन किरण पुंज कहेंगे? एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक समान होती है, क्या होती है? एक समान होती है। देखो तो बाबू एक समान है कि नहीं है, एकदम सीधा सीधा है कि नहीं है, तो एकरा के कहेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। बोले बाबू क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। यह परिभाषा जो मैंने पहले बतलाया था, याद हो गया ना। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे कौन प्रकाश पुंज? अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैलती है, अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज ये कहते हैं जी। जिससे हम लोग को प्रकाश की प्राप्ति होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं जी? अब वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है कौन वस्तु कहलाती है? दीप्त वस्तु। कौन? अब वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। क्लियर हो गया बाबू। चलिए अगला पॉइंट से देखें। देखिए यहाँ फिगर है जी, एक बार फिगर को फिर पहचानवा देते हैं। देखो एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाएं में फैल गई है जी। तो बोले एकरा के क्या कहेंगे? एकरा के कहेंगे कौन चीज? आई समानांतर है तो क्या कहेंगे बाबू? आई विभिन्न दिशाओं से क्या होगा? बोलो बाबू सबको समझ में आ गया? कसम से कोई दिक्कत? चलो अब आ गया बाबू, इतना क्वेश्चन पढ़ लिए। प्रकाश, प्रकाश स्रोत, दीप्त, अदीप्त, प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? देखो ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होगा? एगो पारदर्शी, एगो अपारदर्शी, एगो तो देखो पारदर्शी के मतलब कि जो आर पार कर जाए प्रकाश के किरण, क्या कर जाए, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए, प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। देखो बाबू पदार्थ 3 प्रकार का, यहाँ पर पहले दिखा देते हैं आप लोग को। पारदर्शी, पारभासी और ये क्वेश्चन शायद था आप लोगों के बुक में, था ना जी। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आसानी से आर पार हो जाए, ओकरा के पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बाबू जैसे पानी पारदर्शी पदार्थ है कि नहीं है? एक बाल्टी पानी लीजिए और एक बाल्टी पानी में सिक्का डाल दीजिए, नहीं जी, तो देखिएगा बाबू सिक्का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। लेकिन वहीं एक बाल्टी दूध लीजिए और दूध में सिक्का डाल दीजिए, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो पानी क्या हो गया? पारदर्शी। क्या हो गया? कांच। बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, दरवाजा लगा रहता है कांच का, नो, तो क्या कहलाता है वो? पारदर्शी। हवा, हमारे और आपके बीच में हवा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं,
हवा को देख नहीं रहे बल्कि हम आपको देख रहे हैं। आई बात समझ में लो? तो हवा, पानी, कांच क्या हो गया? आप अपारदर्शी कहेंगे ना, तब ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार, बोले दीवार को छेद के प्रकाश में जाएगा? नहीं जाएगा। तो पत्थर अपारदर्शी हो गया, ईंट भी अपारदर्शी हो गया, यानी कि जितने ठोस पदार्थ होंगे क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी। क्या कहलाएंगे? बोलो बाबा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? एक होता है पारभासी। क्या होता है जी? तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर जाए और प्रकाश का कुछ अंश बाहर नहीं जाए, ओकरा के हम लोग कहेंगे पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे बाबू? यानी कि जैसे तेल लगा हुआ कागज, जाना आज घर पे एक कागज लेना, कागज पे तेल लगा देना, ठीक है ना, बढ़िया से, या तेल में डुबका देना और निकाल कर कैसे देखना, तो देखना कि कुछ अंश आपको प्रकाश दिखाई देगा, कुछ अंश प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में आप पीसा हुआ या घिसा हुआ कांच कहिए, कांच लीजिए और उस पर पेंसिल या कोनो चीज से घिस दीजिए या रगड़ दीजिए, खरोच दीजिए, ठीक है ना, कांच पर। तो जब रगड़िएगा, घिसिएगा तो मटमैला के जैसा होगा कि नहीं होगा? तो क्या हमको प्रकाश की किरण दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो बोलो बाबू समझ में आ गया? बताओ तो पानी कैसा पदार्थ है? कांच कैसा पदार्थ है? पारदर्शी। घिसा हुआ कांच कैसा पदार्थ है? तेल लगा हुआ कागज, ईंट, पत्थर, पारदर्शी। कौन ची? बोलो भाई इतना समझ में आ गया? सबको आ गया ना समझ में? चलो अब अगला पॉइंट चलते हैं, देखते हैं। अब देखो ये भी बहुत टॉप है लड़का है ना। देखो प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दो नियम। प्रकाश के परिवर्तन और ही बोलो समझ में आ रहा है ईमानदारी से? चूंकि आज लास्ट एंड फास्ट है, आज के बाद से सिर्फ नॉर्मिकल बनवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि बाबू हमारा हो गया प्रकाश, प्रकाश स्रोत नहीं जी, दीप्त वस्तु और दीप्त वस्तु, ओकरा बाद में जो है आपको किरण हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, अभिसारित प्रकाश पुंज, अपसारित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, यही ना जी। ओकरा पदार्थ में आइए तो पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, एगो पारभासी पदार्थ। कोई दिक्कत? अब आज हम दूसरा का टॉपिक से शुरू करते हैं। ये था एक टॉपिक्स का, ठीक है ना, प्रकाश से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। अब हम लोग दूसरा का टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परिवर्तन। तीसरा में पढ़ेंगे प्रकाश के, चौथा में पढ़ेंगे दर्पण, आप पांचवा में पढ़ लेंगे लेंस। चैप्टर हो जाएगा फाइनल। कोई दिक्कत? ऐसे पॉइंट बतला रहे तो समझ में आ रहा है ना जी? अभी तक जितने पॉइंट पढ़े प्रकाश से रिलेटेड पढ़े, ठीक है ना। अब ये प्रकाश के परिवर्तन देखो, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती, लेकिन वह किसी कारणवश टकरा करके पुनः क्या हो जाती है? वापस आ जाती, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते, उसे प्रकाश का परिवर्तन। आप लोग दर्पण घर पे रखते हैं ना, शीशा रखते हैं ना जी, तो देखिएगा जब धूप होता है तो बचपना अवस्था में आप लोग खूब किए होंगे। सूर्य की प्रकाश के परिवर्तन क्या है? प्रकाश के कितने नियम, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये खूब प्यार से समझिएगा बाबू, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हमने बोला प्रकाश के परिवर्तन क्या है, या प्रकाश के परिवर्तन नियम क्या है और इसके कितने नियम होते हैं। तो बाबू पेयर में आप लोग लिखवाए होंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, लेकिन वह किसी कारणवश टकरा करके पुनः क्या हो जाती है? वापस हो जाती है, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते बुआ? प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः कितने नियम? पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही बारे में होता है। और दूसरा क्या बताया कि आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के क्या होता है? अब आइए बाबू फिगर में देखते हैं। फिगर में सबसे पहले देखेंगे, ये देखो यहाँ पर दर्पण हो गया बाबू, क्या हो गया? ये दर्पण का नाम है समतल दर्पण। कौन दर्पण? आई बात समझ बुआ, समतल दर्पण। यहाँ पे जो बाबू बिंदु दिया गया है एक के आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? देखो
इन्हें से एगो किरण आ रही है कि मैंने एक शीशा लिया, तो नहीं शीशा लाभ अंदर से लाभ की समझ में आ जाएगा। तो ये एगो दर्पण गया, समतल दर्पण, ये किरण आई और आकर टकरा के इसे गई। टकरा कैसे गई? तो आने वाली की आपतित किरण, आ जाने वाली की परावर्तित किरण। बाहर में होगा। हाँ, देखो एग्जाम्पल पर बतला क्या है। जैसे मान लो कि एक किरण है, अरे किरण, तो ये आ रही है तो कौन किरण? इसी पर प्रकाश का पवर्तन भी बतला देंगे। आ रही है तो ऐसे घुमा देंगे तो आ रही है तो टकरा के गई तो। अब प्रकाश के अपवर्तन में जब आएगा तो भासवा खाली बदलेगा। आने वाला के आपतित किरण, जाने वाला के अपवर्तित किरण, आने वाला के जाने वाला के बीच में ये लोग है तो अभिलंब। कौन चीज? चलो तो अब समझ में आ गया ना। चलो सेम वही दर्पण, इससे बतला दिए कि आप लोग को याद रहेगा, घोर नहीं पड़ेगा, कौन जिंदगी घोर नहीं पड़ेगा। तो ये किरण आ रही है दर्पण पर, तो कौन किरण? और टकरा के गई तो अच्छा वो बीच में अभिलंब, बीच में। तो अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुम्हारा खाली तैयार होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? अ से आपतन, अ से आपतित किरण ना बुआ। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कोण? अब परिवर्तित किरण है ना, तब परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा? तत्व से परिवर्तित, तत्व से परिवर्तन। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? यह प्रकाश के परिवर्तन के, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी कारणवश टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में। दूसरा में आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। बोलो बाबू समझ में आ गया ना? चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, अगला पॉइंट्स देखते हैं। अब ये तो सब हम बतला दिए। आने वाला के कौन किरण? जाने वाला के सॉरी आपतन बिंदु पर जो लंब पड़ता है ओकरा के अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कौन? परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कौन? तो अगर परिभाषा पूछी तो लिख दीजिएगा। परिवर्तन कोण किसे कहते हैं तो लिखिएगा बुआ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगर बाबू पूछे कि अपवर्तन सॉरी आपतन कोण किसे कहते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। बोलो बाबू क्लियर हो गया? तो ये सारा हम क्लियर कर दिए। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के कौन चीज? अपवर्तन वाला। ये सब उसी का परिभाषा है। हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा इसमें हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे। शीशा में हमारा प्रतिबिंबो तो बनता है, हमारा चित्र उसमें नहीं बनता है जी, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो वह प्रतिबिंब दो प्रकार के होते बतलाया है ना, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम बताओ, आभासी। तो देखो वह प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती या कटाती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं। हम ऐसे पेयर में लिखाएंगे सटीक भाषा में भोजपुरिया में कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती या कटाती हुई क्या होती है, परावर्तित कटती या कटाती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, परिवर्तन बोल भी सकता है, नहीं बोल सकता है, डिस्टर्ब महत्व को हम जानते हैं तो डिस्टर्ब हो गया परिभाषा पर ससुरा कहीं क्या। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती या कटाती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो बाबू क्लियर हो गया ना।
प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक में लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब, दो में लिखेगा हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो वह देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एक नंबर में लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। दो नंबर पॉइंट में लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तीन में लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? ये अंतर लिखवाए हुए, याद कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब हम जानेंगे दर्पण प्रकाश का अपवर्तन किसने दे दिया, आगे दिया है क्या? चलो इसी में बतला देते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का कौन चीज? अपवर्तन। इसको लिख के बता दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो ये हो गया दर्पण। क्या हो गया? ये हो गया आपको दर्पण। ये हो गया कौन चीज? दर्पण का नाम बता बाबू। समतल दर्पण, ठीक है ना। और ये हो गया आपतन बिंदु। कौन बिंदु बाबा? आपतन बिंदु। और ये हो गया आपतित किरण। कौन किरण? और ये हो गई अपवर्तित। अपवर्तित। और ये हो गया आपतित किरण, ठीक है ना। अब देखो हम करेंगे क्या, एगो अभिलंब खींचेंगे। एक नाम हो गया कौन चीज? बोलो बाबू कोई दिक्कत? ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम बतला रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है कौन कोण? आपतन। कौन कोण? आपतन कोण। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण। बोलो कोई दिक्कत? एकरा के आई से लिखता है, एकरा के कौन दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर एक नियम तैयार हो गया। प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं? तो लिखिएगा कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद इसका परिभाषा क्या? जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसका परिभाषा ऐसे है जी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या और इसके कितने नियम होते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी कारणवश उससे टकरा करके मुड़ जाती है या फिर बंकन कर जाती है। क्या होती है? फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी कारणवश अपने पूर्व पथ से विचलित भी हो जाती है, यह भी लिख सकते हैं परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी कारणवश अपने पूर्व पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है या बंकन कर जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम लिखिएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दो में लिखिएगा आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के क्या होता है? बोलो क्लियर हो गया? चलो अब इसको मिटा सकते हैं। अब चलिए अब हम एक बाद में जानेंगे वो दर्पण। क्या जानेंगे? और दर्पण जानेंगे। दर्पण 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 हाँ ये यहाँ पे है, लेकिन रुकिए इसे ब्लैक ग्राउंड कर देते हैं। हाँ खराब हो गया, हरा रहने दो। सबसे पहले हुआ दर्पण। दर्पण क्या प्रकार के बतलाए थे? देखो बहुत सारे टीचर्स के कॉपी में हम देखे हैं क्या कि दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। बहुत सारे टीचर्स को देखे हैं। आप बबुआ याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछे तो क्या लिखिएगा? तीन प्रकार के। क्या प्रकार के? दूसरा में होता है बाबू आपको समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। आप तीसरा में होता है परवलयिक। कौन चीज? दर्पण। अब बाबू आप लोग बतलाइए, जिस विद्यार्थी के कॉपी में लिखा होगा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, बोलो क्वेश्चन गलत, सॉरी आंसर गलत होगा कि नहीं होगा? उसका एकदम सीधे नंबर चल गया कि नहीं चल गया? आप लोग माइंड में घुसा लीजिए कि दर्पण के तीन गो प्रकार होता है।
एगो होता है गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। आज जो बोकवा उत्तल अवतल लिख ले है उस समझ ले कि वो होता है गोलीय दर्पण के दो प्रकार। गोलीय दर्पण के क्या होता है? इनमें होता है एगो उत्तल दर्पण, क्या होता है बाबू? और एक होता है कौन सी? अवतल दर्पण। कौन दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। अब तो मिस नहीं करिएगा आप लोग, याद हो गया ना? लेकिन आपसे बाबू पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिखिएगा वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग रजतित किया हुआ रहता है। कौन सी बाबू? रजतित। रजतित, रजतित के मतलब समझते हैं पेंट, पेंट का मतलब समझते हैं कलाई, कलाई के मतलब समझते हैं रंगना। कौन सी? रंगना। आप समझ सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत? यानी कि दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखिएगा वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग क्या किया गया रहता है? रजतित, पेंट, कलई जो भी कही किया हो रहता है तो क्या कहते हैं? आप जो मुंह देखते हैं ना बाबू चेहरा, वह दर्पण को फोड़ के पीछे देखना, कलई किया हुआ रहता है तब तो आपका चेहरा उसमें दिखाई देता, नहीं तो आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा बल्कि आर पार दिखाई देगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए, ये दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। अब आपसे बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के, यही से क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा हुआ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिएगा वह खोखले, सॉरी, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एगो क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एगो क्या होता है? भाग होता है। यह दर्पण दो प्रकार के होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा नु? अब देखो आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बतलाओ उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा हो, क्या बाबू? उभरा हो, ओकरा के उत्तल दर्पण कहेंगे। कौन दर्पण? याद करने का ट्रिक्स बतला देते हैं। उत्तल माने उठल, उत्तल माने, अवतल माने बैठल, और तल माने कौन चीज? आप तो याद रहे नु, जाना के परिवर्तक सतह रही उठल उ रही उत्तल, आ जाना के परिवर्तक सतह रही बैठल उ रही अवतल। कौन चीज? उत्तल माने उठल और बैठल माने अवतल। आप समझ में आ गया नु? कोई दिक्कत? तो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह देखो, अब उत्तल का मतलब क्या होता है? एक के उभरा कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? क्या कहेंगे? तो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा हुआ, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, ओकरा के उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का परिवर्तक सतह धंसा ओकरा के कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अब बाबू देखो उत्तल दर्पण को इसमें किस दर्पण के नाम से जानते हैं? बताओ। अपसारी एकरा के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को बोलो अभिसारी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड मॉडल। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम बतलाइए। तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? अपसारी। अवतल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? अभिसारी। जिस दर्पण का परिवर्तक सतह धंसा कौन दर्पण? जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा कौन दर्पण? जिस दर्पण का परिवर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का कोई भी आकार नहीं हो, देखो समतल दर्पण का भी परिभाषा बतला दिया नो कि जिस दर्पण का परिवर्तक सतह समतल ओकरा के समतल दर्पण कहते हैं। आप परवलयिक लिखेंगे कि जिस दर्पण का परिवर्तक सतह, सॉरी, जिस दर्पण का कोई आकार नहीं है उससे क्या कहेंगे? परवलयिक दर्पण। बोलो बाबू, क्लियर हो गया? चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो, दर्पण हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग का क्या पढ़ना है? इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। ठीक है नो? अब देखो बाबू, आप लेंस पढ़ेंगे बाद में, पहले दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करिए ना। हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया? सारे क्वेश्चन को हल करा देते हैं। ठीक है नो? तो हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसमें हमारी छोटी छोटी दाढ़ी
बड़ी बड़ी दिखाई देती, छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, और प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है। वही से हम लोग हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समझ में आया सबको? अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बाबू आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, साइड मिरर के रूप में, कौन चीज? साइड मिरर के रूप में एक के कहते हैं पश्चिम दृश्य दर्पण, यानी कि साइड यानी कि पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण की वरीयता देते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन 3-4 तरीका से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण की वरीयता क्यों देते हैं, या फिर बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बाबू इसको ध्यान से समझ लीजिए। हम वाहनों में माने गाड़ी के बगल में जो बाबू शीशा लगा रहता है ओकरा के साइड मिरर कहा जाता है। क्या होता है? वो जो होता है पीछे के आती सवारी का प्रतिबिंब बना लेता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो क्षेत्र बनाता है विस्तृत क्षेत्र बनाता है। कैसा क्षेत्र बनाता है? तो हमने आपसे क्वेश्चन किया कि हम वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण की वरीयता क्यों देते हैं। तो लिखिएगा हम वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं कि पीछे से आती हुई सवारी का उसमें सीधा प्रतिबिंब और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन विस्तृत क्षेत्र बनता है। लेकिन क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र बनता है, जिससे चालक को साइड लेने में सहूलियत प्रदान होती है। इसलिए हम वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण की वरीयता देते हैं। अब समझ में आ गया ना? चलो अगला पॉइंट चले। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको 3 दर्पण दिया जाता है। बाबू क्या दर्पण? वो प्यार से समझो, आज लास्ट है। 3 दर्पण, जैसे में एक हो गया बाबू कांची उत्तल, एक हो गया बाबू कांची अवतल, और एक हो गया कांची समतल दर्पण दिया जाता है। आप उसे स्पर्श करके, क्या करके बाबू? स्पर्श करके और बिना स्पर्श किए कैसे बताएंगे कि दिया गया दर्पण उत्तल अवतल या समतल दर्पण? बोल बाबू क्वेश्चन समझ में आया? ये आज समझ लो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, एगो ये पूछेगा, एगो लेंस वाला पूछेगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, आपको 3 दर्पण उत्तल अवतल एवं समतल दर्पण दिया जाता है। आप उसे स्पर्श करके और बिना स्पर्श किए हुए कैसे बताएंगे कि दिया गया दर्पण उत्तल अवतल या समतल दर्पण है? तो देखो बाबू, सबसे पहले आंसर में लिखना स्पर्श करके। क्या लिखना? हाँ, जो भी पहले लिखना वो लिख सकता है। क्या लिखेगा बाबू? और फिर क्या लिखना कि हम तीनों दर्पण को, यहाँ से लिखना बाबू, क्या यहाँ से, कि हम तीनों दर्पण को किसी मेज पर रखेंगे और बारी बारी से स्पर्श करेंगे। बारी बारी से बाबू क्या करेंगे? यदि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? यदि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा ओकरा के अवतल दर्पण कहेंगे, तथा जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। बोलो बाबू, ये हो गया स्पर्श करके। लेकिन अब हम लोग को फिर बतलाना है इसमें बिना स्पर्श करके। क्या बतलाना है? बिना। देखो बाबू, जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बतलाते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना? लिखना बिना स्पर्श करके। अब तीर का चिन्ह देख करके लिखना, हम तीनों दर्पण को किसी मेज पर रखेंगे और तीनों दर्पण के सामने बारी बारी से अपनी एक अंगुली लेकर के जाएंगे। यदि जिस दर्पण के सामने हमारी अंगुली का वास्तविक आकार, यदि उस दर्पण के सामने हमारी अंगुली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो उत्तल दर्पण होगा,
यदि जिस दर्पण के सामने हमारी उंगली अपनी वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है तो अवतल दर्पण होगा। यदि जिस दर्पण के सामने हमारी उंगली अपनी वास्तविक आकार के बराबर और सीधा दिखाई देती है उसे समतल दर्पण कहेंगे। कौन दर्पण कहेंगे? बोल बाबू, इतना समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन याद कर लिया तो सोच लो कि 2 नंबर पक्का, क्योंकि लघुत्तर यहाँ पूछता है। ठीक है ना? हाँ, ये मत सोचना कि दीर्घ में पूछेगा ही। ठीक है, सब लघुत्तरीय क्वेश्चन है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? आए किसी को कहीं से कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे बाबू? लेंस। दर्पण का क्वेश्चन था, सब खत्म हो गया ना? कोई ऐसा क्वेश्चन है ना जो इसमें फंसा हो? उत्तल अवतल में चलो बतला देते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन। उत्तल अरे कंची बाबू अवतल दर्पण में ये घेरा कहीं के तू अपना मन से बतला सकता था अगर परिभाषा याद है तो। लिखना कि उत्तल और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। बाबू 1 नंबर पॉइंट में लिखिएगा, उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा रहता है जबकि अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह। 2 नंबर में लिखिएगा, उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से छोटा बनता है जबकि अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। एक नहीं लिख सकता है? हाँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है जबकि अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट नहीं जी, उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। याद होगी बाबू? तो सौर कुकर में, सर्च लाइट में, टर्च लाइट में, ठीक है ना? और हाँ जो भी होके इस सब में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। कौन दर्पण? बोलो, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन छूट रहा है आप लोग का? कोई आए किसी बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। ये तो बबुआ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है यार, गजब की बात होता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बोलो वो मजा आया कि नहीं? आए टारगेट बुक लाया सब कोई? अब आ जाओ, थोड़ा आज पढ़ लेंगे हम लोग क्या बोलता है लेंस के बारे में भी। कौन सी के बारे में? देखो बउआ शांत रहो। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखो तुम लोग कहेगा कि पीडीएफ से पढ़ाइए, पीडीएफ से तो सब पढ़ाइए दिए हैं। अब जो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बतला रहे हैं जो आने वाला है। ठीक है ना? जो आपके नोट्स में हम दिए हैं, जितना भी क्वेश्चन बतला है सब जाके देखिएगा, नोट्स में है। एक को नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं बतलाया। ठीक है ना? सब नोट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आ जाओ प्रकाश वाला चैप्टर में फाइनल, प्रकाश फाइनल, प्रकाश के परिवर्तन के नियम फाइनल, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी फाइनल, दर्पण भी फाइनल, प्रतिबिंब भी फाइनल। यानी कि अब जो है हमारा लेंस वाला टॉपिक्स स्टार्ट हो रहा है। अब देखो लेंस वाला टॉपिक्स जो है एवं में बहुते व्यक्ति के पेयर में देखे हैं कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। लेकिन गहराई से जब पूछेंगे तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि वह गोलिया लेंस 2 प्रकार का होता है, जन उत्तल और अवतल। लेकिन आप लोग को याद कराया जाता है कौन चीज? उत्तल और अवतल। तो आइए इसको विस्तृत तरीका से लिख करके बतलाते हैं। ठीक है बुआ? एक होता है गोलीय लेंस। क्या होता है? याद रखिएगा बुआ। कौन लेंस? समझ में आ रहा है नु? आ रहा समझ में? आइएगा बाबू, बोलो क्या होता है? हाँ नु भेड़ सब कहीं क्या बेलनार। कौन लेंस बाबू? अब यार ये गोलिया लेंस आगे आके 2 भाग में बढ़ जाता है, एगो उत्तल और एगो कंची अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। बोलो समझ में आ गया? आप तो घर नहीं पड़ेगा। अब हम आपसे बाबू यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि बतलाइए
लेंस किसे कहते अब और ये लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये जी। तो दो निश्चित क्या कर रहा है दो निश्चित लिख देते हैं यहाँ पर दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा वह पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है लेंस कहलाता। अब तो ऊपर भाषा याद हो जाएगा। देखो इधर बोर्ड पर पूछा जाएगा लेंस किसे कहते हैं। तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा वह पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं गोलिया लेंस और बेलनाकार लेंस। अगर कोई आपको फंसाए तो तुर तुर के बतला दीजिएगा ठीक है ना। तब कहिएगा कि देख बउआ गोलिया लेंस भी दो प्रकार के होता एक अंदर से आता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब तो समझ में आ गया ना। अब कौन पूछ दी कि लेंस क्या प्रकार के होला तो मत कह दीजिए उत्तल अवतल। पहले कहिए जन दो प्रकार के एगो होला गोलिया एगो होला बेलनाकार और तब कहिए जन कि गोलिया लेंस दो प्रकार के होला एक होला उत्तल और एक होला। अब समझ में आया ना। चलिए अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस किसे कहते फिगर समझ में होता आए उत्तल लेंस किसे तो वैसा लेंस जो किनारे पर पतला किनारे पर क्या अब बीच में क्या बाबू ओकरा के कौन लेंस अब ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा अब बीच में पतला ओकरा के कौन लेंस। तो बोलो परिभाषा याद हो गया ना। उत्तल लेंस यानी कि वह लेंस जो किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अब ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा हो लेकिन बीच में ओकरा के कौन लेंस अवतल लेंस कौन लेंस कहेंगे। बोलो समझ में आ गया। अब यहाँ से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब बतलाइए कि उत्तल और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है। उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर होते हैं तो वह लिखिएगा उत्तल और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर होते उत्तल और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एक नंबर पॉइंट में लिखिएगा उत्तल लेंस किनारे पर पतला होता है जबकि अवतल लेंस किनारे पर मोटा होता। देखो बउआ किनारे पर मोटा है ना दो में लिखना उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है जबकि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है जबकि अवतल लेंस बीच में पतला होता है। क्या होता है दो नंबर पॉइंट में वो लिखेगा उत्तल लेंस वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है जबकि अवतल लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन प्रतिबिंब बनाता है दो नंबर पॉइंट हो गया। तीन नंबर में देखिए उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। क्या होता हुआ उसके बाद में लिखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं जबकि अवतल लेंस को क्या कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हुआ। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको तीन लेंस आपको क्या लेंस तीन लेंस दिया जाता है उत्तल अवतल एवं हम मारेंगे थप्पड़ से कांच का बना वृत्ताकार प्लेट। आपको तीन लेंस कौन कौन हुआ उत्तल लेंस और अवतल लेंस और बोलो बाबू क्या दिया जाता है कांच का बना वृत्ताकार प्लेट दिया जाता है। कांच का बना वृत्ताकार प्लेट। तो आप इस तीनों लेंस को स्पर्श करके और बिना स्पर्श के कैसे बताएंगे कि दिया गया लेंस उत्तल अवतल या कांच का बना वृत्ताकार प्लेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर में लिखिएगा बाबू कौन चीज स्पर्श करके। क्या लिखिएगा क्या लिखिएगा स्पर्श करके लिखिएगा।
हम तीनों लेंस को किसी मेज पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बाबू? मेज पर रखेंगे और तीनों लेंस को बारी बारी से स्पर्श करेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। यदि जिस लेंस का अपवर्तक सतह, बाबू कौन सतह? यदि जिस लेंस का अपवर्तक सतह उभरा होगा, कौन होगा? तो वह उत्तल लेंस होगा। हम लिख के बता रहे हैं, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, जो बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा, ठीक है ना। हम तीनों लेंस को किसी मेज पर रखेंगे और बारी बारी से स्पर्श करेंगे। यदि जिस लेंस का अपवर्तक सतह उभरा होगा वह उत्तल लेंस होगा। जिस लेंस का अपवर्तक सतह धंसा होगा वह अवतल लेंस होगा। जिस लेंस का अपवर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। क्या होगा? वह कांच का बना वृत्ताकार प्लेट होगा। अब नीचे वाला पॉइंट में बाबू लिखना बिना स्पर्श करके। क्या लिखेगा? बिना स्पर्श करके तीर का चिन्ह के लिखना कि हम तीनों लेंस को हम तीनों लेंस के सामने हम अपनी एक उंगली लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? यदि जिस लेंस के सामने हमारी उंगली अपनी वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है, अपनी वास्तविक आकार से क्या आती है, तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि जिस लेंस के सामने हमारी उंगली अपनी वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है वह उत्तल लेंस होगा। यदि जिस लेंस के सामने हमारी उंगली अपनी वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है वह अवतल लेंस होगा। यदि जिस लेंस के सामने हमारी उंगली अपने वास्तविक आकार के बड़ा और सीधा दिखाई देती है तो वह कांच का बना वृत्ताकार होगा। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर से आएंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर फाइनल।